हेलो। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोगों ने देख पढ़ा अबाउट डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज थे जो कि लैंजोआ थ्योरी था उसको पढ़ा। अब जो है अब हम लोग देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जो तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल है उसका डेफिनेशन ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरो माने होता है आयरन, फेरस आयरन के लिए जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म कैसे होता है, हाउ डज फेरोमैग्नेटिज्म अराइज। इसका एक क्लासिकल थ्योरी है, इसका एक क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी इंक्लूड्स ऑफ कोर्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल थ्योरी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अभी जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ, इसको एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम थ्योरी दैट इंक्लूड्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर पूछा जाए क्या होता है, तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी होता है या सबसे पहला जो इसके डेफिनेशन होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक। जब हम किसी मटेरियल को कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक है, दिस इंप्लाइज दैट द magnetization inside the material is very high। मैग्नेटाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। मैग्नेटाइजेशन मीन्स द alignment of magnetic dipoles or atomic dipoles in the direction of field। तो ये जो इनका मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होता है, इसी का कारण हमको जानना है कि कैसे होता है, एंड दैट इज एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी। तो इसके जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है, जो शुरुआत ही होता है, द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, शुरू ही होता है ये आयरन से। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन, Fe, कोबाल्ट, निकेल। ये सब जो है दे आर स्ट्रॉन्गली, दे कैन बी स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको जानना है कि ये मैग्नेटिज्म, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इनका होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म को जब हम डिफाइन करते हैं, ये तो एकदम बेसिक डेफिनेशन हुआ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक होता है। बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमेना है where there is a spontaneous magnetization। spontaneous मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। किसी एक्सटर्नल फैक्टर के एब्सेंस में, एक्सटर्नल फैक्टर का जो सेंस है यहाँ पर, वो एक्सटर्नल फैक्टर का सेंस है अबाउट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एक्सटर्नल फील्ड, उसको हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन या अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होता है, दैट इज फर्स्ट थिंग, इट इज स्पॉन्टेनियस। और दूसरा जो ये होता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैग्नेटाइजेशन होता है इन द स्मॉल रीजन्स ऑफ ए मटेरियल। उसी को हम लोग बाद में देखेंगे कि इसी को डोमेन कहा जाता है। और एक्सटर्नल फील्ड ना भी रहे तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, देयर इज ए अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है या नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज वेरी हाई इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द फेरोमैग्नेटिज्म is a property that is a property where the material has a strong
spontaneous magnetization. Spontaneous magnetization. Spontaneous means that the dipoles are aligned in a direction even in the absence of external magnetic फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी जो है ये एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह जो पहला कारण है इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ferromagnetic materials is that these materials have regions inside them where there are large number of dipoles that are aligned in a specific direction. यहाँ पे बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. इस रीजन को ही हम लोग डोमेन कहते हैं. तो डोमेन का डेफिनेशन हम लोग जो है सेपरेटली पढ़ेंगे, उसको समझेंगे डोमेन एक्चुअली क्या होता है. तो ये इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं. अब जो है इसकी जो कुछ और प्रॉपर्टीज होती है ये है कि ये जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, ये अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ये टेम्परेचर के साथ वैरी करता है. टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, क्यों वैरी करता है, ये हम लोग इससे पहले डिस्कस किए. टेम्परेचर जो है इट इज समथिंग व्हिच ट्राइज टू रैंडमाइज द ओरिएंटेशन, या इट ट्राइज टू create a randomness among the dipoles in the arrangement of the dipoles. और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उनको अलाइन करना चाहता है. तो दोनों ऑपोजिट इफेक्ट्स है. तो हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक में भी देखा था, इसमें भी जो है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव ए स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन that varies with temperature. ये टेम्परेचर के साथ वैरी करता है. ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी जो है रैंडम इफेक्ट्स डोमिनेट करेंगे एंड अलाइनमेंट विल नॉट बी फेवर्ड. साइंटिफिक फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको फेवर कहते हैं. तो ये जो मैग्नेटाइजेशन इनका होता है, दिस मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम एट द 0 केल्विन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये बहुत कम हो जाता है, या इट मे ड्रॉप टू 0, और इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर. द मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन where all the dipoles are aligned at a particular temperature. The magnetization is minimum, or even it can drop to 0. मैग्नेटाइजेशन वहां पे 0 भी हो सकता है. This temperature is called the ferromagnetic Curie temperature. Ferromagnetic Curie temperature. इस टेम्परेचर पे जो है तुम्हारा मैग्नेटिज्म, जो फेरोमैग्नेटिज्म है, दैट बिकम्स 0.
ये जो है 0 हो जाता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब इसके अबव जो टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक, जो तुम्हारा ये जो फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर है, इसके अबव जो टेम्परेचर में है ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, और इनका जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज गिवन बाय द वेस लॉ, जो कि एक मॉडिफिकेशन है इन द लैंजोआ थ्योरी। लैंजोआ थ्योरी में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, उसको हम बाद में बता देंगे। तो अबव द क्यूरी टेम्परेचर, अबव द, इसको जो है TC से डिनोट करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा C जो है इट इज सबस्क्रिप्ट। अबव द क्यूरी टेम्परेचर द मटेरियल becomes paramagnetic with a susceptibility given by तो यहाँ पे ये जो ससेप्टिबिलिटी है काई, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये बताता है कि मटेरियल जो है कितना मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी उसकी क्या है। दिस इज गिवन बाय C बाय T माइनस TC। इससे पहले लैंजोआ थ्योरी में हम लोग जो है इसको पढ़े थे, इट इज C बाय T, लेकिन जो है वेस ने इसको मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने बताया था कि ये जो है T माइनस TC होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन दैट इज ऑकरिंग, एक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है, ये जो मॉडिफिकेशन है क्यूरी रिलेशन का पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ये TC के नीचे वैलिड नहीं है, और वहां पे जो है परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अब यहाँ पे डोमेन्स की बात आती है। तो यहाँ पे जो है द कंसेप्ट ऑफ डोमेन, डोमेन मतलब जो है, डोमेन मतलब होता है रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया, ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पेस, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मैथ्स में तुम लोग पढ़ते होगे डोमेन, रेंज। तो वहां पे वो एक पर्टिकुलर रीजन को बताता है नंबर लाइन के या कहीं पर। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है, दिस मैग्नेटाइजेशन, और इट इज नॉट मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ये पूरा इसका एक, अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टुकड़ा ले ले, वो टुकड़ा जो है पूरी तरीके से उस टुकड़े में पूरे उस वॉल्यूम में जो मैग्नेटाइजेशन या अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होगा, दैट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन। इसमें होता क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन के छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is not magnetized in the same direction throughout its volume, there are small regions of uniform magnetization called domain। यहाँ पे जो है छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, तो यहाँ जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। बेसिकली ये डोमेन जो है इट इज ए रीजन वेयर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। ये डोमेन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक एक रीजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है रैंडमली ओरिएंटेड होता है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब सभी डोमेन्स जो है एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में हो जाता है।
एंड द मटेरियल डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसी को डोमेन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो ये जो डोमेन है ये छोटे छोटे रीजन्स होते हैं इसके अंदर, हम डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं। These domains are these domains are randomly oriented, random या इसको पहले ही नहीं लिखे। These domains contain a large number of magnetic dipole moments, magnetic dipole moments in the absence of the external field, these domains are aligned randomly with respect to each other. When there is a magnetic field, then these domains align in the direction of field, and the material develops strong मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे जो है मटेरियल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है। दिस इज द बेसिक फिनोमेना। तो ये जो डोमेन्स होते हैं इसका हम तुमको डायग्राम दे दें। एक सेकेंड। तो ये जो डोमेन्स है ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। दीज आर द डोमेन्स। ये जो तुमको एरोस दिख रहे हैं एक एक पर्टिकुलर रीजन में, ये जो एक एक रीजन है हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये जो एक एक रीजन है, जैसे ये वाला एक रीजन है जिस पर हम ये पेंसिल चला रहे हैं, दिस इज वन डोमेन। ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा है, ये चौथा। इस तरह ये जो रीजन है, दीज आर द डोमेन्स दैट वी आर कंसिडरिंग, दैट वी आर स्टडिंग। ये डोमेन्स में जो अभी अलाइनमेंट है ये कुछ जो है इस प्रकार का है कि सभी रैंडमली ओरिएंटेड है इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डोमेन्स जो हैं दे विल बी अलाइंड इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सभी तो देयर होगा क्या, जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे a huge number of magnetic dipoles will be aligned in the direction of field। ठीक है, the domains are separated by boundaries when there is an external magnetic field। These domains expand and there are a large number of magnetic dipoles that are aligned in the direction of field। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है एक लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल हमने दिया, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम होता है, डिस्पोर्सियम होता है, ये सब जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। और इनका जो टेम्परेचर वेरिएशन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो इनका टेम्परेचर के साथ होता है, दैट ग्राफ इज शोन लाइक दिस। तो ये जो है मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर का ग्राफ। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये फेरोमैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है, कैसे जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म डेवलप होता है। एक्सप्लेनेशन
of ferromagnetism by क्वांटम थ्योरी। एक क्लासिकल थ्योरी भी है, लेकिन हम लोग जो है पहले अभी क्वांटम थ्योरी देखेंगे। क्लासिकल थ्योरी के एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले भी जो है, इससे पहले हम लोग स्पिन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अभी हम अब से जो है हम उसको मोशन नहीं कहेंगे। तुम लोग मोशन में अभी भी स्पिन को ले लोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो है, जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है, इसमें दो चीजें तुमको काम आएंगी इस एक्सप्लेनेशन में, स्पिन एंड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा 12th लेवल में या केमिस्ट्री में, कि ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जिनका इनर जो 3D सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल are iron, cobalt, nickel are transition elements that have partially filled 3D subshells। इनके जो 3D सबशेल्स है ये पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड होते हैं, ध्यान देना, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। 3D जो ऑर्बिटल है या 3D जो इनर सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स फर्मियॉन्स है, तो वहां जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो इसके जो क्वांटम नंबर्स हैं, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml है और जो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms है, ये नंबर्स कुछ इस प्रकार के होंगे, ये नंबर्स कुछ ऐसे होंगे सो दैट the energy of the ferromagnetic system is minimum, and this is the result of, या ये कह सकते हो, this results in the exclusion principle। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं स्कूल लेवल से, 12th लेवल से पढ़ाया जाता है कि सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो है इन द 3D सबशेल्स, in the 3D subshells, the electrons have their quantum numbers ml, magnetic orbital quantum number, and ms, the magnetic spin quantum number, arranged in a manner that reduces the energy of the system। तभी वो स्टेबल होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। एंड दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम, एंड दिस इज द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिजल्ट, दिस इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। अब जो है यहाँ पे समझो इसको, फिर हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है, इसका Z कंपोनेंट जो है, जो दो 3D इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो सेम होते हैं, इफ द ml क्वांटम नंबर्स, ml वैल्यूज आर सेम, जो कि Z कंपोनेंट बताता है ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो Z कंपोनेंट स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का होगा, ये ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट वैल्यूज होंगे इसके। एंड दिस इज द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ml वैल्यूज अगर डिफरेंट है, अगर Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका जो Z कंपोनेंट है, माने ms है, in that situation ms will be same। ठीक है। दिस इंप्लाइज जो स्पिन्स हैं दे आर एसेंशियली पैरेलल, ये पहला कंडीशन है।
if the z component of the orbital angular momentum ml is same, then the exclusion principle says that the z component of the magnetic spin quantum number must be different. तो ये जो है स्पिन उस समय अलग होगा, यही एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। हम लोग जो सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं कि सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो इसमें जो है एनर्जी का कंसिडरेशन है। हर एक थ्योरी जो है वो कुछ बेसिक चीजों को वो कुछ बेसिक क्वांटिटीज पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी इज द बेसिक क्वांटिटी, ये एक कंडीशन है इसमें। इफ the ml values are different, the ms values must be same, which indicates that the spins are essentially parallel। ये जो स्पिन्स हैं वो एसेंशियली पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल स्पिन का क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट के बारे में। अब देखते हैं ये जो पैरेलल की बात कर रहे हैं, स्पिन पैरेलल है या कुछ भी है, इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट, ये हो क्या रहा है इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब जो है यहाँ पर जो जी फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, या तुमको याद दिला दे, जो जी फैक्टर होता है इट इज द रेशियो ऑफ द total magnetic dipole moment, which is the ratio of the total magnetic dipole moment to the angular momentum, total magnetic dipole moment to the total angular momentum। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है, माने जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है या जो स्पिन मैग्नेट जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या जो स्पिन का जो इफेक्ट है दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है। हम लिखेंगे सर, तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू 2, मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 2 टाइम्स। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जी जो है इट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज ड्यू टू स्पिन। इसका जो है पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं दे रहे, अभी तुमको ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जी फैक्टर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। द जी फैक्टर is 2, which indicates that the total magnetic dipole moment, to G factor is 2, G factor is the ratio of the total magnetic dipole moment to the total angular momentum, इसका जो है रेशियो होता है। द G इक्वल टू 2 indicates that the स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये 1/2 होता है, ठीक है।
दिस इंडिकेट्स, अभी बता रहे ये हमने क्यों बोला, हम बता रहे द G equal to 2 indicates that the spin contribution is dominant in the ferromagnetic materials, in the ferromagnetic materials, ferromagnetic materials में जो है ये जो spin है, it has a dominant contribution. तो ये जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है ये स्पिन के कारण होता है. द स्पिन्स आर एसेंशियली पैरेलल इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ये जो स्पिन है ये यहाँ पर पैरेलल होता है. अब इसका मतलब क्या है, इसमें एक और टर्म आता है एक्सचेंज इंटरेक्शन, अभी हम बता रहे हैं. तो ये जो है मैग्नेटाइजेशन जो है, जो इज दैट द मैग्नेटाइजेशन जो पैरेलल स्पिन के कारण है, इट इज मोर डोमिनेंट. 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1, ठीक है, 1 + 1 2. तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच, उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. जो भी कंट्रीब्यूशन है वो स्पिन का है और पैरेलल स्पिन का है. जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है 3D सबशेल में, जैसे आयरन की हम बात कर ले, तो ये जो 3D सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अलाइंड in a manner so that the spins are essentially parallel. Thus, when the spin contribution is dominant, then it means that the spins are parallel in case of the 3D electrons in the atom of iron. आयरन के एटम में जो है अगर हम बात करें तो 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एसेंशियली अरेंज्ड इन ए पैरेलल वे, इन ए पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पे अब ये आता है कि ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन जो बन रहा है, व्हाट इज द रीजन. कुछ कारण होना चाहिए इसका. तो लेट अस सी व्हाट इज द रीजन. व्हाट इज द रीजन of the parallel alignment or parallel arrangement of the spins. इसका कारण क्या है, कुछ कारण होना चाहिए तभी जो है ये स्पिन ऐसा है. तो इसमें कारण इसका ये है, फिर से वही फैक्टर आता है, द फैक्टर इज द एनर्जी. ठीक है, पहले समझो इसको. जो दो इलेक्ट्रॉन्स है 3D में, अगर वो पैरेलल अरेंज्ड है तो इन दैट सिचुएशन जो इनका कूलम्ब रिपल्सिव एनर्जी होता है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, दिस कूलम्ब एनर्जी इज this Coulomb repulsion is reduced. Coulomb repulsion reduced होगा तो जो है स्टेबिलिटी आएगी. लेकिन अगर एंटी पैरेलल होंगे तो these atoms, ये इसमें क्वांटम कुछ और थ्योरीज आते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे, अभी तुमको बेसिकली जो है समझा दे रहे. लेकिन अगर एंटी पैरेलल होंगे तो जो तुम्हारा कूलम्ब एनर्जी है, कूलम्ब रिपल्शन, दैट विल बी लार्जर. ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है स्पिन्स की अनफिल्ड सबशेल में टू अरेंज देमसेल्व्स इन ए पैरेलल मैनर सो दैट द टोटल स्पिन इज मैक्सिमाइज्ड. तो इसका कारण ये है, इस टेंडेंसी का कारण ये है कि इन द पैरेलल स्पिन अरेंजमेंट द कूलम्ब एनर्जी ऑफ रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड. वो जो एनर्जी है रिपल्शन की वो कम हो जाती.
the reason for the electrons in the unfilled 3D subshells to align in a parallel manner is that in the unfilled subshell in a parallel manner is that the parallel arrangement या the parallel arrangement ही लिखे arrangement reduces the Coulomb repulsion energy Coulomb repulsion energy तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है या जो रिपल्शन एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर दिस इज रिड्यूस्ड Coulomb repulsion energy is reduced इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स और जो स्टैटिस्टिक्स में है उसमें दिया जाता है at this level you should know that this is the basic reason तो यहाँ पे अगर पैरेलल स्पिन्स होते हैं तो हमारा स्पिन तो मैक्सिमाइज हो जाता है एंड द एनर्जी इज आल्सो रिड्यूस्ड सो देयर इज ए स्टेबिलिटी ठीक है तो टोटल स्पिन मैक्सिमाइज हुआ एंड रेसिडुअल जो कुलम एनर्जी है रिपल्सिव एनर्जी दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड तो यहाँ पे जो एक अगर हम सिंगल आयरन एटम की बात करें a single atom of iron it is paramagnetic in nature क्यों क्योंकि इसमें जो है देयर इज अ परमानेंट स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि पैरामैग्नेटिज्म का डेफिनेशन है ठीक है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है दैट इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन द स्पिन कोऑर्डिनेट्स एंड द स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड टोटली इन द बाय द डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स फर्मियंस और बोसॉन्स के लिए जो होता है दैट इज द क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स तो बेसिकली one atom of iron is paramagnetic in nature paramagnetic क्यों है because it has a permanent dipole moment इसमें जो है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जो कि स्पिन के अरेंजमेंट के कारण हुआ है that is the reason it is paramagnetic that is the reason it is paramagnetic in nature अब यही सारे पैरामैग्नेटिक जो है जब जुड़ जाते हैं तो ये है तुम्हारा बनाता है टोटल एक बड़ा वाला सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अब ये जो इंटरेक्शन है इनका ये इंटरेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है इतना सिंपल नहीं है जो ये नेबरिंग एटम्स होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स या नेबरिंग जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं जो अगल बगल डाइपोल्स है इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन interaction between the atomic spin नहीं लिखे interaction between the atomic magnetic moments is very strong and this is called spin exchange interaction ये जो है एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है अभी हम लोग फिलहाल इसका नाम जान लेते हैं इसका डेरिवेशन और इसके डिटेल्स जो है बाद में हम लोग पढ़ते हैं इन जो तुम्हारा
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का पूरा क्वांटम थ्योरी है उसमें। और ये जो स्पिन एक्सचेंज इंटरैक्शन होता है, दिस इज प्रेजेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। दिस स्पिन एक्सचेंज interaction is present even in the absence of field। फील्ड के एब्सेंस में भी जो है ये मौजूद होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट कुछ, ये जो एक्सचेंज इंटरैक्शन है, ये इट इज एन एनर्जी। ये एनर्जी मिनिमम तब होती है व्हेन देयर आर पैरेलल स्पिन्स। जो स्पिन्स हैं जब वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ इन पैरेलल मैनर अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज इंटरैक्शन होता है बेसिकली जो कि एक एनर्जी है, दिस एनर्जी इज मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी को, मोट बात यह है कि मिनिमम एनर्जी को फेवर करने के लिए स्पिन जो है पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं। And the parallel arrangement of the spins is the cause of ferromagnetic behavior in materials like iron, nickel and cobalt। ठीक है, ये बेसिक कारण होता है। अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो अनमैग्नेटाइज्ड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो जो इसमें जो डोमेन्स होते हैं ये डोमेन्स अलाइन नहीं होते, लेकिन डोमेन के अंदर अलाइनमेंट होता है। एक्सटर्नल फील्ड जब हम लगाते हैं तब ये डोमेन सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ डाइपोल्स दैट आर अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ह्यूज, जिसके कारण हमारा जो मैग्नेटिज्म होता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो है हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द हिस्टेरेसिस लूप। ये जानना बहुत जरूरी है, तुम लोगों का एक्सपेरिमेंट भी है। एंड देन वी विल मूव टू सम मोर मैग्नेटिक थ्योरीज, जो क्वांटम लॉ है या जो क्वांटम डेफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन, छोटे छोटे टॉपिक से, ये बहुत ज्यादा नहीं है। सो वी विल सी द concept of hysteresis loop and the concept of soft and hard ferromagnets, इनके क्या क्या uses हैं in the next lecture।